नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदे न हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7 जैन मिथ्या दृष्टियों की हमारी चल रही है चर्चा। और उसके अंतर्गत सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि हैं, उनकी चर्चा हमारी चल रही। पेज नंबर 261 261। 5 लब्धियों के स्वरूप की चर्चा हमको प्रारंभ करनी थी। 5 लब्धियां कौन कौन सी? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ऐसी 5 लब्धियां हैं। लब्धि मतलब किसी चीज की उपलब्धि होना। ठीक है, किसी चीज का प्रकट होना, उसका नाम लब्धि है। तो यहाँ 5 ये जो लब्धि हैं, ये 5 लब्धियां कब होती हैं? ये सम्यक्त के पहले ऐसी 5 लब्धियां होती हैं। और यहाँ पे उपशम सम्यक्त की बात है, तो उपशम सम्यक्त के पहले ऐसी 5 लब्धियां होती हैं। अब यहाँ पे पंडित जी ने, देखो हम पढ़ते हैं, पहला ही पैराग्राफ यहीं से शुरू करना है। वो कल हमने 6 उपशम समझ रहे थे, वापस से उसकी चर्चा करेंगे। देखो 5 लब्धियों का स्वरूप: क्षयोपशम, विशुद्ध, देशना, प्रायोग्य और करण। वहाँ जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो। है ना? तो यहाँ लिखा कि तत्व विचार कब होता है? जब ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो। वैसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो जिसमें तत्व विचार हो सके। ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम तो हर समय चल रहा है। ज्ञानावरण कर्म का, दर्शनावरण कर्म का, इन दोनों का तो क्षयोपशम हमेशा चल रहा है। भले ही एक इंद्री में जाओ, 2 इंद्री में जाओ, 3 इंद्री में जाओ, जब तक संसारी हो तब तक ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम चल रहा है, जब तक छद्मस्त हो। ठीक है? और फिर ऑब्वियसली घातिया कर्मों का नाश हो जाए तो फिर तो क्षय हो गया, उसका खत्म ही हो गया, ज्ञानावरणादि कर्म ही नहीं बचे। है ना? वो सिद्धों के तो है ही नहीं। तो जब तक संसारी हैं, जब तक छद्मस्त दशा है, 12वें गुण स्थान तक, तब तक ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण। दूसरे कर्मों का क्षयोपशम कैसा? कि देखो जो आघातिया कर्म है उसमें क्षयोपशम होता नहीं है। आघातिया कर्म कौन से? आयु नाम गोत्र वेदनी। इनमें क्या है? इनमें क्षयोपशम होता ही नहीं, इसमें उदय और क्षय ही होता है। अब घातिया कर्म बचे, तो घातिया कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का क्षयोपशम तो कांस्टेंट चल रहा है। जो मोहिनी कर्म है, इस मोहिनी कर्म में क्षयोपशम कब होता है? ये वो सम्यक्त की बात है। वो जब उसका उसका क्षयोपशम हो गया तो सम्यक दर्शन में क्षयोपशम सम्यक्त कहलाता है। ठीक है? तो मोहिनी कर्म के उसमें वो सम्यक्त की बात आ जाएगी, वो सम्यक दर्शन पे चला जाएगा।
लेकिन जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतरा है, इसका तो कांस्टेंट क्षयोपशम चल रहा है। तो अभी हमको क्षयोपशम समझना है, क्षयोपशम होता क्या है। ठीक है, क्षयोपशम इन जनरल हमको समझना है होता क्या है। उसमें सम्यक्त भी आ जाएगा, और मतलब मोहिनी का क्षयोपशम भी आ जाएगा, ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी आ जाएगा, दर्शनावरण का क्षयोपशम भी आ जाएगा, त्रयकर्म का क्षयोपशम भी आ जाएगा। सबका क्षयोपशम, क्षयोपशम इन जनरल समझना है हमको। ठीक है। तो क्षयोपशम की डेफिनेशन क्या थी? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, ये छः। पहली लाइन है। हम्म। सर्वघाती स्पर्धकों का, स्पर्धक क्या होते हैं? स्पर्धक मतलब ये समझ लो आप, ऐसे कर्म परमाणु जिनकी अनुभाग देने की शक्ति सिमिलर हो, और वो इकट्ठे होते हैं, उनको उनको स्पर्धक, स्पर्धक। अनुभाग मतलब फलदान देने की शक्ति, ऐसे कर्म परमाणु जिनकी फलदान देने की शक्ति सिमिलर हो, वो जो उनके ग्रुप ऑफ परमाणु होते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? उनको स्पर्धक बोलते हैं। ठीक है, उनको स्पर्धक बोलते हैं। और निषेक किसे कहते हैं? निषेक मतलब ऐसे होते हैं कि जो कर्म परमाणु एक साथ खेलते हैं। एक ही समय में उनका उदय आना, जैसे ये निषेक है। मान लो एक समय में ये इतने इतने कर्म परमाणुओं का, तो ये एक निषेक बन गया। इतने इतने कर्म परमाणुओं का वो निषेक बन गया। फिर हर समय में ऐसे निषेक होते हैं। आपने लाइन खींच दी, मतलब इतने इतने परमाणु, हम्म। फॉर रेफरेंस समझाने के लिए, वो निषेक कहलाते हैं। स्पर्धक तो कहलाएंगे। स्पर्धकों का जब स्पर्धक वो होते हैं, वो अनुभाग के कहने में आते हैं। जब स्पर्धकों का बोलते हैं कि वो जब वो सिमिलर, जिनका अनुभाग फलदान देने की शक्ति होती है, जो अनुभाग के रेफरेंस में बोलते हैं, तो उनको स्पर्धक बोला जाता है। और जब स्थिति के रेफरेंस में बोलते हैं, तो उनको निषेक बोला जाता है। ठीक है, ऐसा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ क्या है? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्यान। उदयाभावी क्षय। ठीक है, उदयाभावी क्षय मतलब क्या है? कि उदय में ना आना, उसका नाम उदयाभावी क्षय। मतलब उदय में नहीं आया तो इसका मतलब उदय में क्षय ना के आना बराबर है। है। उदय में नहीं आएंगे तो क्षय के बराबर ही है, समझो। हाँ, उदय में नहीं आएंगे। देखो अभी आप पहले डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन समझो, अपन उसका फिर हम्म। खुलासा ओके। करें। ठीक है, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। ये। फिर भविष्य में सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम। हम्म। इसका मतलब ऐसा है कि भविष्य में जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, मान लो ये निषेक हैं, है ना, उनमें ऐसे स्पर्धक हैं, और वो पंक्ति तोड़ के, मान लो कोई एक निषेक था जो 100th नंबर पे था, मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 नंबर पे था, पर वो 100th नंबर का निषेक अपनी लाइन तोड़ के, उसकी उदीर्णा नहीं होगी कि वो लाइन तोड़ के वो कर्म की उदयावली में आ जाए और वो फलदान दे दे। वो जो सर्वघाती स्पर्धक थे, वो लाइन तोड़ के नहीं आके फल दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, वो वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, वो सर्वघाती स्पर्धा। हाँ, सर्वघाती। हम्म। देखो पहली लाइन क्या? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी है। हम्म। भविष्य के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, उनका सदअवस्था रूप उपशम। सदअवस्था रूप उपशम मतलब वो जहाँ है वो वहीं रहेंगे, वो लाइन तोड़ के पहले उदय में नहीं आ जाएंगे। क्योंकि कर्मों की उदीर्णा भी होती ना, हम्म। उदीर्णा में क्या होता है? उदीर्णा में लाइन तोड़ के पर। पहले आ जाते हैं उदयावली में। उदयावली समझते? उदयावली मतलब ऐसे एक आवली का ऐसा काल होता है, कि एक आवली का ऐसा काल जिसमें जिसमें अब ये कर्म आ गए उदयावली में, मतलब वो उदय में आएंगे। जैसे आपने कभी चक्की पीसते हुए देखा है? चक्की में वो जो अपन गेहूं डालते हैं, तो गेहूं डालते हैं, तो वो जो बीच में आ गए हैं, अब मतलब अब वो तो पिसेंगे, और जो हम्म। बाकी जो उधर आसपास जो रहते हैं, वो क्या है? वो अभी उनका टाइम नहीं आया है, वो सत्ता में पड़े हुए हैं। पर जो अगर बीच में आ गए, उसमें आ गए, जो जो उसका जिसमें से पीसते हैं पाठ। अपन, क्या बोलते हैं जो भी, या है ना, पाठ। हाँ, तो वो उसमें आ गए, तो इसमें मतलब वो पिसेंगे। तो वो हम्म। उद्यावली, वो उद्यावली वो एक आवली का काल जिसमें कर्म अरेंज होके फिर वो उदय में आ जाते हैं। तो वो जो उदीर्णा वाले जो होते हैं ना, उदीर्णा क्या होती है? कि कर्म वहां से लाइन तोड़ के वो उद्यावली में आ जाते हैं और हम्म। फल दे देते हैं। तो वैसा वो नहीं होगा।
वैसा उन कर्मों के साथ नहीं होगा, वो वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन में आ रहा। अभी मैं बता रहा हूँ, सब चीजें कनेक्ट होंगी, है ना। हम्म। और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। अब देखो क्या होता है, ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। तो हम्म। क्या होता है, ये जो सर्व अपन ने पहले तो सर्वघाती देशघाती थोड़ा सा वो कर लेते हैं अपन, क्योंकि वो अपना सर्वघाती क्या है। जिसका सर्वनाश, सर्व। हाँ, जो सर्व, है ना, पूरा पूरा घात करे, गुण का पूरा घात करे। मान लो ऐसा ऐसा कर्म है कि जो ज्ञान गुण का पूरी तरीके से घात कर दे, जिससे ज्ञान हो ही नहीं। ठीक है, केवल ज्ञान। वो क्या होगा, वो सर्वघाती कहलाएगा। क्या, कि उसने पूरा ज्ञान गुण का, वो सर्वघाती स्पर्धक ने पूरे ज्ञान गुण का घात कर लिया। हम्म। ठीक है। तो सर्वघाती वो, देशघाती क्या, जो आंशिक रूप से घात करे, हाँ। जो उसका आंशिक रूप मतलब पूरा तो नहीं करे, थोड़ी बहुत शक्ति प्रकट भी होने दे और थोड़ा बहुत घात भी कर दे, तो वो देशघाती। अब हमने देखा था कि ये जो देशघाती स्पर्धक हैं, वो देशघाती स्पर्धक वो दो तरीके से उदय में आ सकते हैं। या तो वो सर्वघाती बन के उदय में आ सकते हैं, और या तो वो देशघाती बन के उदय में आ सकते हैं, ये देशघाती स्पर्धक। लेकिन जो सर्वघाती है वो तो सर्वघाती बन के ही उदय में आते हैं, हम्म। वो देशघाती बन के उदय में सही है। नहीं आते हैं। तो सर्वघाती तो सर्वघाती ही बन के आते हैं, लेकिन जो देशघाती है वो सर्वघाती भी बन सकता है, और और देश वो का। देशघाती भी बन के उदय में आ सकता है। अब हमने देखा कि घातिया कर्मों में ही होते हैं ये। अब ये घातिया हम्म। कर्मों की अपन ने 47 अलग हम्म। अलग प्रकृतियां होती हैं, है ना। इसके 47 प्रकृतियां, हम्म। अलग अलग भेद हैं। तो हम्म। अब वो कौन कौन से हैं, वो अपन वो भी फटाफट मिला लेते हैं। तो अपन ने ज्ञानावरण के 5 देखे, 5 हम्म। प्रकृतियां हैं। हम्म। हम्म। मति, श्रुत, अवधि, मनोपर्यय और और केवल, केवल। है ना। तो इसमें से कितने सर्वघाती और कितने देशघाती हैं। 4 देशवासी और एक सर्वघाती। हाँ, मति, श्रुत, अवधि और मनोपर्यय, तो ये तो हैं देशघाती। हम्म। और जो केवल है, केवल ज्ञानावरण कर्म है, वो है सर्वघाती। सर्वघाती। इस समय, इस सप्ताह में। नहीं नहीं नहीं, ये हमेशा ही है। ये हम्म। नियम है, जो मति, श्रुत, अवधि और मनोपर्यय, ये देशघाती प्रकृतियां ही होती हैं। अब वो बात अलग है कि वो उसमें से कौन सर्वघाती बन के उदय में आ रही है और कौन देशघाती बन के उदय में आ रही है, वो अलग है। अभी वो छोड़ दो। अभी तो ये जो प्रकृतियों का जो स्वरूप है, वो अपन बता रहे हैं उनका क्या नेचर है। तो हम्म। ये जो मति, श्रुत, अवधि और मनोपर्यय क्या है, ये देशघाती। और जो केवल। केवल ज्ञानावरण है, वो क्या है, वो सर्वघाती। तो अब अलग अलग 2 बकेट बना लो, देशघाती की और सर्वघाती की। तो अभी अब उसमें 4 आ गई हैं देशघाती में, और एक आ गई है सर्वघाती। सर्वघाती। अब अपन आओ दर्शनावरण। दर्शनावरण की कितनी है, कितनी है, पहले तो कितनी प्रकृतियां हैं दर्शनावरण की। 9, 9। है ना। चक्षु दर्शन, अचक्षु सच। दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, और फिर निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, और स्त्यान वृद्धि। हम्म। ठीक है। तो हाँ। ऐसी 9 उसकी प्रकृतियां हैं। अब हम्म। इसमें से कितनी देशघाती हैं और कितनी सर्वघाती हैं। 3 देशवासी, चक्षु, अचक्षु और अवधि। हाँ, और 6 जो हैं वो सर्वघाती हैं, सारी निद्राएं और केवल दर्शन। ठीक है। सारी तीन तीन जो प्रकृतियां हैं, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये है देशघाती। और बाकी की जो 5 निद्राएं, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृद्धि और केवल दर्शन, ये क्या है, ये है सर्वघाती। ठीक है। तो अब 6 और 3, तो पहले 4 और 1 थी, 4 में 3 और जुड़ गई 7, और इधर थी 1, 1 में 6 जुड़ गई तो ये हो गई 7। तो उनमें साथ दोनों साथ। 7 7 हो गए अभी। हम्म। आ रही बात समझ में। हम्म। पहले क्या थी, मति, श्रुत, अवधि, मना, परेय, प्लस चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, तो ये 7। अब इधर जो 1 थी कौन सी, केवल, केवल केवल। ज्ञानावरण। तो हम्म। केवल ज्ञानावरण के बाद केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं। हम्म।
है, बात क्लियर है, या तो समझ में आ रहा है। 7 और 7, ठीक है, ये 14। अब आ जाओ मोहिनी कर्म पे। मोहिनी कर्म 28। मोहिनी कर्म की 28, 28 भेद है। अब आ जाओ पहले दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3। 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, 3 है। अब 3 में से कितने देशघाती और कितने सर्वघाती? तो 2 तो सर्वघाती और और 1 एक देशघाती। कौन से 2 सर्वघाती? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। और जो देशघाती वो सम्यक प्रकृति। तो अब वापस इधर आ जाओ। तो अब देशघाती में कितने हो गए? 8, और इधर हो गए 9। अब आ जाओ आप चारित्र मोहिनी। ठीक है, ये तो दर्शन मोहिनी हो गया। अब चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी के कितने भेद? 25। 25 चार सप्तमी। चार कषाय और 9 9 कषाय। अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4, स्वंजलन की 4, और 9 9 कषाय। हम्म। ठीक है, तो अब इसमें से कितनी अनंतानुबंधी क्या है? अनंतानुबंधी सर्वघाती। सर्वघाती। अप्रत्याख्यान सर्वघाती। प्रत्याख्यान सर्वघाती। सर्वघाती। स्वंजलन देशघाती। और 9 9 कषाय देशघाती। तो 16 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, और तो 13। ये 12। और ऑलरेडी 9 थे, 13। पहले 9 आ गए थे सर्वघाती में। तो हम्म। 9 और 12 कितने हुए? 21। 25। 21। 21, 9 और 12 21। सॉरी। ठीक है, हम्म। और इधर कितने थे? अरे 8, 4 और 3 7 और 1 8, सम्यक प्रकृति। हाँ। 8, तो 8 में अब आप 13 और जोड़ दो। 21। 13 और 8 21। 21। अब दोनों जगह 21 होना है। ठीक है, दोनों जगह 21। हम्म। अब कौन सी बची है? अंतराय। अंतराय अंतराय के कितने भेद? 5। 5। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। हम्म। ठीक है, ये ये कौन सी है? इसमें कितने देशघाती, कितने सर्वघाती? पांचों देश। पांचों देशघाती। ये पांचों देशघाती हैं। ठीक है, तो अब हो गए इसके इसमें 26 और 21। तो 26। टोटल 47 ऐसे प्रकृतियां होती हैं। 47 में से 26 तो जो होती हैं वो देशघाती, और 21 जो होती हैं वो सर्वघाती। सर्वघाती। हम्म। आई आई बात समझ में आई? क्लियर हुई? तो ये कैसे डिसाइड करो ये सर्वघाती है ये देशघाती? अब ये केवल ज्ञानी ने बताई है। अच्छा। तो जो केवल ज्ञान, इसको ज्ञान गम्य है, क्योंकि बहुत ये करणान योग है। हम्म। ये किसने बताई? 47 ही भेद होते हैं। हम्म। सब केवल ज्ञान, उन्होंने। केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान गम्य है। हम इसको प्रूव नहीं कर, हम लॉजिक लगा के थोड़ा बहुत प्रूव कर सकते हैं या कि अपन वो क्षयोक्षम लगाएंगे या लॉजिक लगा के, है ना। राइट। पर अब ऐसे ही बस उसमें उतना ही लॉजिक लग सकता है जितना लगाएंगे अपन। अब या क्षयोक्षम पे आ जाओ आप। अब क्षयोक्षम की डेफिनेशन पे आ जाओ। एक हम्म। चीज और अपन ने देखी थी, शैल, अस्थि, दारू, लता, वो भी कल हम्म। हम्म। हुई थी क्लियर अपने को, हम्म। कि जो सर्वघाती होती है वो कैसी होती है? शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग। और ये जो होता है, हाँ, वो देशघाती होता है लता और दारू का अल्प भाग। ठीक है, लता और दारू का अल्पभाग इस देशघाती। हाँ, और हम्म। वो शैल, अस्थि और दारू का बहुल भाग वो है सर्वघाती। सर्वघाती। हम्म। ठीक है, वो नेचर बताया उसका। हम्म। नेचर बताया है कि वो कैसा होता है ना। राइट। देखो, अब अपन वापस क्षयोक्षम की डेफिनेशन। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब उदयाभावी क्षय मतलब उदय का अभाव होना, उसका नाम ही उदय, उदयाभावी क्षय। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ज्ञानावरण
अब अपन ज्ञानावरण पे आते हैं, और ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण पे आओ। अभी हमको मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम चल रहा है। ठीक है, मति ज्ञानावरण का हमको क्षयोक्षम चल रहा है। अब उस पे हम लगा के देखते हैं कैसे चल रहा है। हम्म। अब मति ज्ञानावरण कैसा है? वो देशघाती कर्म प्रकृति है। हम्म। मति ज्ञानावरण देशघाती कर्म प्रकृति है। अब हम्म। मति ज्ञानावरण देशघाती है, तो या तो वो उदय में आएगी सर्वघाती बन के, या तो वो आएगी देशघाती बन के। अब मान लो ये मति ज्ञानावरण कर्म के ऐसे निषेक है, मति ज्ञानावरण कर्म के ऐसे निषेक है। हम्म। ठीक है, अब ये मति ज्ञानावरण कर्म के ऐसे निषेक है, इसमें दोनों है, सर्वघाती भी हैं और देशघाती स्पर्धक भी हैं, दोनों हैं। हम्म। ठीक है, ऐसे निषेध बने हुए हैं। मान लो ये एक एक समय में ये उदय में समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, समझाने के लिए है। हमको समझना है तो अब किसी तरीके से तो समझाएंगे ना। हम्म। तो ऐसे निषेध बने हुए हैं कि एक एक लाइन ऐसी, एक एक लाइन पे ऐसे परमाणु रखे हुए हैं, और इन परमाणु ये जैसे उनका काल आता है वो उदय में आते हैं, जैसे उनका काल आता है वो उदय में आते हैं, जैसे उनका काल आता है वो उदय में आते हैं। अब मान लो ये मति ज्ञानावरण के यहाँ पे ये परमाणु हैं और ये उदय में आने हैं। अब ये उदय में आने हैं तो इनमें देशघाती भी हैं और इनमें सर्वघाती भी हैं, हम्म। दोनों हैं। लेकिन क्या होगा कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है। तो वो क्या होगा कि वो जो सर्वघाती स्पर्धक है ना वहां पे, वो हम्म। सर्वघाती स्पर्धक वो उदय में ना आकर वो देशघाती में कन्वर्ट होकर उदय में आएंगे। ओ। वो सर्वघाती स्पर्धक अपनी जो शक्ति है, वो शक्ति रूप से वो वैसा उसका अनुभाग ना करके वो क्या होंगे, देश का थे। वो वो देशघाती बन के उदय में आए। और जो देशघाती है वो तो देशघाती बन के ही उदय में आएगा। पर हम्म। जो सर्वघाती है वो सर्वघाती देशघाती बन के उदय में आएगा, क्योंकि उसका उदयाभावी क्षय है। वो सर्वघाती सर्वघाती तो देशघाती बन सकते क्यों नहीं बन सकता? हैं। क्योंकि देशघाती प्रकृति है ये। तो ये देशघाती प्रकृति है, तो देशघाती प्रकृति में वो दोनों हैं, सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी। अब वो जब वो उदय में आते हैं, तो वो उदय में आते हैं तो सर्वघाती देशघाती बन सकते हैं, हम्म। क्योंकि ये देशघाती प्रकृति है। अगर मान लो यही केवल ज्ञानावरण है, तो केवल ज्ञानावरण में वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वघाती है। और वो सर्वघाती है, उनमें देशघाती की कोई कोई व्यवस्था नहीं। नहीं। तो वो देशघाती में कन्वर्जन होता नहीं है उनका, क्योंकि उनकी वैसी व्यवस्था ही नहीं है। नहीं, सर्वघाती में। हाँ, सर्वघाती में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि वो देशघाती बन के उदय में आए। या। उनकी ऐसी व्यवस्था ही नहीं, क्योंकि उनके उसमें है ही नहीं देशघाती। यहाँ प्रकृति तो देशघाती है, पर वो उदय में सर्वघाती बन के आ सकती है, हम्म। आ सकती है। ठीक है, पर वो सर्वघात है तो वो क्या देशघाती। है तो देशघाती ना। हम्म। है तो जड़ से कैसे हैं वो, उनकी रूट्स कैसी हैं? रूट्स तो देशघाती हैं। तो रूट्स देशघाती हैं तो उनका कन्वर्जन हो जाता है, तो उनका कन्वर्जन हो जाता है और वो कन्वर्ट होके देशघाती बन के उदय में आते हैं। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदयाभावी क्षय मतलब उदय में ना आना, मतलब वो जो सर्वघाती हैं वो सर्वघाती बन के उदय में नहीं आते हैं, हम्म। उदयाभावी क्षय है उनका। हम्म। हाँ, इसमें इसमें उदयाभावी क्षय का मतलब है उदय में ना आना। अगर कह दिया कि उदयाभासी 6 है, तो हाँ, इसका मतलब है वो कर्म 6 में नहीं आएगा, मतलब उदय में नहीं है। उदय में नहीं वो आएगा। कर्म उदय में नहीं आएंगे। हम्म। वो कर्म जो सर्वघाती हैं वो सर्वघाती वैसे के वैसे उदय में नहीं है। जैसे मान लो ये मैंने बताया ना, निषेक एक के बाद एक के बाद एक लगे हुए हैं। तो हम्म। अभी ये इस निषेक का काल है, इसको उदय में आना है। तो जैसे ही वो उदय में आएंगे इनका कन्वर्जन हो जाएगा देशघाती में, और देशघाती बन के उदय। ये जो ऊपर पड़े हुए हैं ना, इनका चेंज नहीं होगा। ओ। ऊपर अभी सर्वघाती लगे हुए हैं लाइन में निषेकों में, उनका चेंज हम्म। नहीं हो रहा है। जो चलो। जिस समय वो उनका काल बनता है,
जब उदयावली में जब उनका नंबर आएगा, वो जिस काल में आना होता है, बस उस समय उनका चेंज होके उदय में आ जाते हैं। हम्म। आ रही बात समझ में? राइट। उसका उसका नाम उद्यान। उदयाभिषय। ठीक है, इसका नाम उदयाभाविष है। फिर हम्म। क्या बोला? भविष्य के सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। मतलब अब ये है कि वो जो भविष्य के जो बने हुए ना सर्वघाती स्पर्धक लाइन से लगे हुए हैं, वो हम्म। ऐसा नहीं कि वो लाइन तोड़ के आ जाएं उदय में सर्वघाती के रूप में। हम्म। वो लाइन तोड़ के नहीं आते हैं, वो जहां है वहीं टिके हुए हैं, सर्वघाती स्पर्धक। वो सदावस्था देशघातियों में हो रूप। सकता है, देशघातियों में हो सकता है, पर जो देशघाती के जो सर्वघाती हैं उनमें नहीं है। हम्म। ठीक है, देशघाती के सर्वघाती स्पर्धक लाइन तोड़ के नहीं आते, वो अपनी लाइन में जहां है वो वहीं टिके हुए हैं। ठीक है, इतना आया। और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो वो जो देशघाती स्पर्धक हैं, जो अभी इस निषेक में है, वो तो आ ही रहे हैं, साथ में जो कन्वर्ट हुए हैं सर्वघाती से देशघाती, उनका उदय आ रहा है। तो हम्म। वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। जो देशघाती हैं और जो सर्वघाती देशघाती में कन्वर्ट हो गए, हाँ, उन दोनों सबका को। उदय है, उन सबका उदय चलता है, हम्म। उन सबका उदय है। अब देखो ऐसा है कि ये बड़ी कभी डिटेल हो गई। है, मैंने कहा बहुत डिटेल हो गई है इनकी। बहुत नहीं समझ में आया कि नहीं या क्षयोपशम? या क्षयोपशम समझ में, तो क्षयोपशम में क्षय, उदय और उपशम, ऐसा हम्म। ऐसा तीनों चीजें हैं इसमें। तो अब हम्म। इसमें ये है कि लाइन तोड़ के नहीं आते, कन्वर्जन भी हो रहा है और उदय हम्म। भी चल रहा है। हम्म। तीनों चीजें इसमें चल रही हैं। देखो हम्म। क्षयोपशम ऐसा है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, हम्म। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है ना। क्षयोपशम लोग क्या लगाते हैं, वो पानी के ग्लास के एग्जाम्पल से कैसे लगाते हैं कि वो कुछ कर्म, पानी की क्षय कुछ रेत होगा। बाहर चली गई, कुछ रेत रह गई, ऐसा हाँ, नहीं है। वो क्षय तो होगा बच्चों को उसका। समझाने के लिए है वो, कुछ रेत चली गई, कुछ रेत रह गई। तो ये बात हम्म। छह छह है ऑप्शन है, कुछ दबका है और कुछ नेशनल का। हाँ, बस यही हाँ, उतना ही समझाया जाता समझा जाता है ना, वो तो वो बच्चों को समझाने के लिए बहुत, बहुत बच्चों बहुत, है ना, बच्चों की डेफिनेशन। पर ये वास्तव में छह ऑप्शन। अब देखो अपन अपन लगाते हैं मति ज्ञानावरण पे। अब मति ज्ञानावरण का क्या चल रहा है? हमको छह ऑप्शन चल रहा है, मति ज्ञान हो रहा है ना हम सबको। मति हम्म। हम्म। ज्ञान क्या कहते हैं? इंद्रियों और मन के निमित्त से जो ज्ञान हो उसको मति ज्ञान बोलते हैं। अब हम्म। मति ज्ञान हमको कांस्टेंट चल रहा है। अब मति ज्ञान सब जीवों को चल रहा है, हम्म। ऐसा कोई भी जीव नहीं है, संसारी जीव, जिसको मति ज्ञान नहीं हो, भले ही वो घास हो, चींटी हो, पेड़ हो, नरक का जीव हो, स्वर्ग का जीव हो, मनुष्य हो, प्रियंच हो, पंचेंद्री, संगी असंगी, कोई मक्खी, नहीं। सबको मति श्रुत ज्ञान है, हम्म। सबको। इसका मतलब सभी को मति श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चल रहा है, हम्म। तो सबको अगर चल रहा कोई कोई बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, तभी भी उसको ऑप्शन तो। शय है। उस। सुनना और सुनना, हम्म। ये तो पुद्गल है। ये क्या है? पुत्कल। वाणी क्या है? हाँ, पुत्कल है। वाणी पुद्गल है। हम्म। सुनना क्या है? वो पुद्गल है। पुत्कल। जो ज्ञान है वो आत्मा की पर्याय है। हम्म। तो ज्ञान से बोलना और सुनना दोनों अलग वस्तु, हम्म। बिल्कुल अलग वस्तु। ठीक है, हम तो यहाँ बोल रहे हैं मति श्रुति ज्ञान एक इंद्रिय जीव को है, जिसकी सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय हम्म। है ना, जिसकी सिर्फ एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, उस तक को मति श्रुत ज्ञान है। यहाँ तो उसकी चर्चा चल रही है।
तो सभी जीवों को, सभी संसारी जीवों को मति श्रुत ज्ञान है, और उसका उनको क्षयोक्षम चल रहा है। तो वो कैसे चल रहा है? वो ऐसे चल रहा है कि उनको जब भी वो मति श्रुत, क्योंकि मति और श्रुत क्या है, वो देशघाती प्रकृति है। और वो देशघाती प्रकृति है, वो जब भी उदय में आती हैं, उनके जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो कांस्टेंट देशघाती में कन्वर्ट होके उदय में आते हैं। अब ऐसा कोई काल आ जाए कि जिसमें सिर्फ सर्वघाती स्पर्धकों का उदय और कन्वर्जन रुक जाए, मान लो उनका, तो हम्म। उसी समय वो जीव जड़ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान शून्य हो जाए। क्या, एक ऐसा दफे फिर कहना? ऐसा होता नहीं है। ये ऐसा बात एक दफे फिर कहो। कि अगर ऐसी व्यवस्था बने कि वो हम्म। जो देशघाती स्पर्धक हैं, उन हम्म। देशघाती स्पर्धकों में सिर्फ सर्वघाती स्पर्धक ही बचे, मान लो निषेक है। अब हम्म। निषेक में हम बोल रहे हैं देशघाती और सर्वघाती दोनों है। मान लो कोई ऐसे निषेक बने जिसमें सिर्फ देशघाती के सर्वघाती स्पर्धक ही हो, और हम्म। वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय सर्वघाती जैसे ही आ जाए, हम्म। तो क्या होगा? ज्ञान शून्य हो जाएगा। ज्ञान शून्य हो जाएगा। हम्म। ज्ञान शून्य क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ गया, तो ओ। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी रुक जाएगा उसका। ओ। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान रुक गया तो ज्ञान शून्य हो गया, ज्ञान शून्य हो गया। क्योंकि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ गया। बहुत गहरे फिर- पहुंच गए। है ना? और अभी आप अवधि ज्ञान में लगाओ, हम्म। तो अवधि ज्ञान में क्या चल रहा है अभी? हमको किसी को अवधि ज्ञान है क्या? ना। हमको नहीं है। तो इसका अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान देशघाती प्रकृति है। तो अवधि ज्ञान देशघाती प्रकृति है, तो वो अवधि ज्ञान देशघाती प्रकृति के जो निषेक हैं उसमें हमारे सिर्फ सर्वघाती स्पर्धक हैं, और वो सर्वघाती स्पर्धक सर्वघाती बन के ही उदय में आ रहे हैं, इसलिए हम्म। हमको अवधि ज्ञान नहीं है। हम्म। उनमें कन्वर्जन नहीं हो रहा है देशघाती रूप। और जिनका अवधि ज्ञान होता है, उनका क्या होता है? उनका उनके देशघाती में कन्वर्जन होता है, और या देशघाती ही स्पर्धक उदय में आते हैं, सर्वघाती नहीं आते। ऐसी व्यवस्था बनती है उनकी। हम्म। नरक और देव देव वालों में क्या होता है? उनका क्षयोक्षम होता है अवधि ज्ञान का। तो अवधि ज्ञान में क्षयोक्षम में क्या होता है? कन्वर्जन हो जाता है। जो सर्वघाती भी अगर स्पर्धक हैं अवधि ज्ञान के, उनका कन्वर्जन हो जाता है देशघाती में, जब वो उदय में आते हैं तो उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। ऐसी मनोपर्याय ज्ञान में हो जाता है, हम्म। वो कन्वर्जन हो जाता है सर्वघाती से देशघाती जब उदय में आते हैं। बहुत डीप बात हो गई। दीप, अब वो क्या है अंकल कि अगर, मैं करी थी ना हाँ, कल तो हमें ये क्या है कि हमने ये जब गुणस्थान करे थे ना, तो हम्म। गुणस्थान में हमने क्षयोक्षम में ही हमने 2 घंटे लगाए थे, हम्म। और अभी हमने मुश्किल से 20 मिनट करा है। हम्म। बहुत घंटे लगाए है, थे। बहुत घंटे लगाए थे। डायग्राम डायग्राम भी बोर्ड पे समझाया था, बोर्ड पे समझाया था। हम्म। हाँ। तो हम तो ऐसे हो गए, पहली क्लास वाले हैं, बीए का कोर्स कैसे हो जाए, कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मोटा मोटी तो समझ आ जाता है अंकल आंटी, बस उतना ही समझना अपन को और क्या। अभी सोचते बहुत मैं भी सोच रही थी मयूर जी कि इसका कोई फ्लो चार्ट जैसा बन सकता है, तो आपके पास है क्या वो फ्लो चार्ट? मेरे स्तुति पास ने शायद कुछ हमने बोर्ड में बनाए थे, पहले बोर्ड में बना बना के समझाए थे, है ना? अगर मेरे देखो, पास होगा, मैं भेज दूंगा। ओके। मेरे और पास है, अगर आई आपको बिलीव। ठीक है। समझने का सही में मानस है, क्षयोक्षम और ढंग से समझने का, तो अगली बार मैं बोर्ड पे और समझाऊंगा आपको बना के। ठीक है, हम्म। थैंक यू। अगर आपको क्षयोक्षम समझने का मानस है, समझने की इच्छा है, तो मैं डेफिनेटली बोर्ड पे उसको समझाऊंगा। एक्चुअली तो ये है कि जो किताब है गुणस्थानी, उसमें भी तो कुछ डायग्राम सा बना उसमें रखा है। होंगे बिल्कुल, गुणस्थान विवेचन में होगा क्षयोक्षम का। एक्चुअली तो ये है कि अपना आप बैठ के उसको खूब अच्छी तरह से पढ़ो ध्यान से, और जब वो नहीं समझ में आए तब पूछो।
पर हाँ, ऐसे पूछते रहो तो वो तो इधर से नहीं, चला और उधर से मैं निकल गया। समझाऊंगा आपको। आप सामने अगली बार होगा तो मैं पुस्तक भी खोलूंगा, हम्म गुणस्थान विवेचन, हम्म, उसमें से क्षयोपम समझना है तो अपन उसमें से एक बार और समझेंगे। बोर्ड भी हमारे पास, बोर्ड भी है, बोर्ड भी लेके हम। ये एक है, ये 5 बार है, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना, हाँ होगा, नहीं तो अपन फिर कर लेंगे, वो तो कोई हम्म, दिक्कत नहीं। कोई नहीं। ठीक है। अब या अभी बहुत मोटे तौर पे हमने समझा कि क्षयोक्षम होता क्या है। होता क्या। ठीक है, देखो बहुत इजी, बस इतना इजी, इतना समझ लो कि देशघाती का उदय आता है तो उसका नाम क्षयोक्षम है। और जब सर्वघाती का उदय आता है तो हमको फिर वो क्या होता है, वो उस ज्ञान चीज होता ही के नहीं। बारे में हमारा कुछ, वो गुण का घात कर देती है। तो हम्म जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म है, तो केवल ज्ञानावरण कर्म सर्वघाती प्रकृति है, तो वह सर्वघाती के रूप में ही उदय में आती, तो इसलिए हमको संसारी जीवों को किसी को केवल ज्ञान नहीं है, हम्म क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली केवल ज्ञानावरण का सर्वघाती उदय आता है, क्योंकि हम्म, सर्वघाती कर्म प्रकृति है वो। हम्म ठीक है। ये जो क्षयोक्षम होता है सिर्फ देशघातियों में होता है, सर्वघातियों में नहीं होता। तो केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञान का कभी क्षयोक्षम नहीं होगा। ये जो क्षयोक्षम बैठता है ना, ये सिर्फ हम्म देशघाती प्रकृतियों में ही होता है, हम्म, सर्वघातियों में नहीं होता है। हम्म आ रही बात तब समझ में? या इनका नहीं होता है, हम्म सिर्फ देशघाती में होता है। केवल ज्ञान अगर हो गया तो कोई चीज कम कोई चीज ज्यादा, तो थोड़ा बहुत चल रही है। है ना? ऐसे जब हम बोलते हैं ना, जब अनंतानुबंधी कर्म का कन्वर्जन, इसलिए उसका नाम बोला है विसंयोजना। हम्म वियोक्षम नहीं बोला कुछ, या कुछ ऐसी चीज नहीं बोली, कन्वर्जन होके उसका वैस, वो विसंयोजना है। वो उधर वो कन्वर्ट होके वो वैसी उदय में आती दूसरी कषायों के रूप में। जो 8वें गुण स्थान में जो क्षय उपशम होता है वो ऐसा होता है। 8वें गुण स्थान में क्षयोक्षम कौन सा बोल रहे हो? नहीं, जो दूसरा उपशम होता है ना। वो तो द्वितीय प्रथमोपशम। उपशम होता है। हाँ, द्वितीय उपशम। वो द्वितीय उपशम तो अलग हम्म है ना, वो द्वितीय वो तो उपशम है वो तो उपशम है और ये ना। क्षय उपशम। हाँ, ये क्षयोक्षम है। हम्म ठीक तो है। उप जो उपशम है वो अनंतानुबंधी का उपशम, विसंयोजन होता उपशम मतलब ऐसा होता है, उपशम मतलब गैप बनाना। है। उपशम मतलब गैप। गैप उपशम बनाना। अलग है, यहाँ क्षयोपशम की बात चल रही है अभी। हम्म अभी अपनी क्षयोपशम की बात चल रही। उपशम मतलब, उपशम सम्यक में क्या होता है? हम्म गैप उपशम बना। मतलब गैप बनाता, दबाता है उस, वो उपशम ऐसा होता है कि उस समय आगे पीछे कर्मों को कर देता है। तो जैसे वो कर्मों का यहाँ गैप हो गया, अब उतने गैप में उन कर्मों का उदय नहीं है। जैसे मान लो मिथ्यात्व कर्म है, अब हम्म मिथ्यात्व कर्म की ये निषेक है कांस्टेंट। हम्म अब वो उसने परिणामों के बल से ऐसी व्यवस्था हुई कि वो जो कर्म थे, कुछ कर्म पीछे धकेल दिए, कुछ कर्म आगे धकेल दिए। तो आगे हम्म धकेल दिए मतलब वो उदीर्णा में जल्दी आके फल दे के चले गए, और हम्म कुछ कर्म पीछे धकेल दिए, तो अब ये हम्म अभी इधर नहीं आएंगे। तो हम्म जब तक ये गैप बन गया है, ये जो, तो हम्म अब ये जो गैप बन गया मतलब इस गैप में उन कर्मों का उदय नहीं होगा, तो इन इस गैप में मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होगा। हम्म तो वो जब वो मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होगा तो सम्यक तो हो गया, आपको वो कर्मों को आगे पीछे धकेल दिया। तो मोहिनी कर्म की अपेक्षा से अपन ने बात करी। हम्म ठीक है, तो उसको, इसको बोला उपशम सम्यक्त। अब ये जो हम्म उपशम सम्यक्त है, ये सबसे पहले उपशम सम्यक्त ही होता है। हम्म उपशम के बाद फिर कन्वर्ट हो जाए छह हम्म उपशम में, वो बात अलग सबसे पहले उपशम ही होता है ना। वो उपशम सम्यक्त कन्वर्ट हो जाए वो बात अलग है। ठीक है, वो हम्म, बात है। अलग है। जैसे सबसे पहले जीव जो है 7वें गुण स्थान में जाता है, फिर चाहे छठे में जाए चाहे 5वें, बाकी ऐसा सबसे पहले ऐसा जब कुछ जरूरी जाएगा। नहीं है 7वें में जाए, पहले से चौथे में भी जा सकता है, 5वें में भी जा सकता है, और 7वें में भी जा सकता है। नहीं, जब मुनि बने। मुनि बने तो कोई जरूरी नहीं, मुनि बने तो चौथे में भी जा सकता है, हम्म 5वें में भी जा सकता है, 7वें में भी जा सकता है। हम्म ऐसा है ना, कोई ओके। जरूरी नहीं है मुनि बने तो पहले से 7वें में ही जाएगा।
कोई जरूरी नहीं है, पहले से चौथे में भी जा सकता है, पहले से पांचवें हम्म में भी जा सकता है, और पहले में भी रह सकता है। मुनि बनना मतलब क्या है? हम्म बाहरी नग्न दशा धारण करी है, उससे थोड़ी कोई मतलब है कि हम्म। कपड़े उतारे तो आपका सीधे सातवां लग गया, चौथा लग गया, पांचवा लग गया, ऐसा थोड़ी है। ऐसा मैं एक दफे प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें था कि जो मुनि बन रहा है तो उसको उत्साह बहुत होता है उस टाइम, कि भाई मैं मुनि बन रहा, तो इसलिए वो उस पहली दफे तो वो 7वें में ही जाता है, फिर वो उससे नीचे ऊपर होता रहता है। ऐसा उत्साह, उत्साह क्या है? उत्साह तो राग भाव है। हम्म उस उत्साह से कोई गुणस्थान नहीं बदलता है, उत्साह से तो आश्रव है, वो हम्म तो राग परिणाम है। आत्म आश्रित परिणामों से गुणस्थान बदलते हैं। हम्म ठीक है। अब ये सब भ्रम है कि मुनि दशा अंगीकार करी तो हम सातवें में पहुंच गए और छठे में पहुंच गए। जो सच्चे देवशास गुरु, मतलब जो हमको मान रहा है, मुनियों को मान रहा है, वो सब चौथे गुण स्थान वाले हैं। ये सब भ्रम है, ये सब के सब मिथ्या दृष्टि हैं। जो ये हम्म बता रहे हैं वो भी मिथ्या दृष्टि है, और जो ये सुन रहे हैं और अपने आप को चौथे गुण स्थान वाले मान रहे हैं वो भी मिथ्या दृष्टि है। सबके हम्म सब उन्हें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता उन्हें आगम का। और ये गुरुदेव के आने के पहले ये सब यही भ्रांति थी। जो जिस जैन घर में जिसने जन्म लिया वो सब चौथे गुण स्थान वाला है। जो हम्म मध्यम, जो अष्टमूल गुणों का धारी, जो षट आवश्यकों को पाले, जो देवशास गुरु, सच्चे देवशास गुरु को आगे सर झुकाए, वो सब चौथे गुण स्थान वाले। हम्म वो अपने आप को चौथे गुण स्थान वाले मानते हैं, अभी भी मानते हैं, हम्म अभी भी। 70%, 80% लोगों से आप बोलोगे ना, हाँ हम मुनिराज को आहार देते हैं, हम अपने सिर्फ दिगंबर मंदिरों में जाते हैं, हम सिर्फ दिगंबर मुनियों को, वीतरागता को मानते हैं, हमारा चौथा गुण स्थान है। कुछ हमने थोड़े बहुत व्रत संयम ले लिए तो बस हम प्रतिमा धारण करने लग गए, हम्म प्रतिमा धारण हो गए। ऐसी ऐसी सिचुएशन है। उनको पता ही नहीं है सम्यक दर्शन नामक किस चिड़िया का नाम है, और अपने आप को समकिति मानते हैं। बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं, बहुत बड़ी। ये सिर्फ स्वाध्याय से ही इनका, अच्छा। ये स्वाध्याय जो करते हैं उनकी भ्रांतियां टूटती हैं। और वो लोग ये इन ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहते हैं, मोक्षमा हम्म प्रकाशक का स्वाध्याय नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं। हम्म चलो आगे, ती बोल रही है, आगे बढ़ो। नया हाँ, पर्याय और और कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। किसमें शर्ट में? हाँ, क्लियर है? एटलीस्ट जो जिन्होंने गुणस्थान करा उनको तो क्लियर या है ना? देखो, ऐसे ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोक्षम हो, अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव, तो क्षय, हम्म तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना, सो उपशम। अनागत काल उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना मतलब जो अनागत काल, अभी उनका काल नहीं पका है, और वो सत्ता में वैसे के वैसे रहें, उदय हम्म। में नहीं आ जाए, है ना, उदय में नहीं आ जाए, तो उसका लिखा है उपशम कि उसका उसका उपशम उन्हीं का सत्ता रूप रहना, सो उपशम, मतलब सत्ता में पड़े हैं तो सत्ता में ही पड़े हैं, उदय में नहीं आ रहे हैं, हम्म उसका नाम उपशम। ऐसे हम्म देश देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयोक्षम है। अच्छा। उसकी उसकी प्राप्ति सो क्षयोक्षम लब्धि है। ओ। ठीक है। क्षयोक्षम लब्धि मतलब ऐसी ज्ञान की, ऐसी प्रगटता जिसमें तत्व विचार हो सके। ठीक है। हम्म ज्ञान की ऐसी प्रगटता, क्योंकि देखो, ये जो मति श्रुत ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान भी उदय, मतलब उनका कैसा चल सकता है कि भाई तीव्र उदय हो, तो तीव्र उदय में क्या होगा?
कोई ज्ञान ही नहीं होगा। अब जैसे एक इंद्रिय जीव है, उनका कैसा है? तीव्र मति होता है। ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है। हम्म, उनको अक्षर के अनंत में भाग जितना ज्ञान है। और हम बोलते हैं ना, किसी का ज्ञान एकदम एक बार बात समझा और समझ में आ जाती है, हम्म बोलते हैं कि नहीं? तो वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि भैया हम्म उनका मंद उदय है मति शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का। हम्म उनका मंद उदय है। भास बुद्धि है, भास बुद्धि। हाँ, एकदम तेज बुद्धि है। समझेगी। क्षयोक्षम तेज है ना, क्षयोक्षम तेज है उनका। वो क्या हम्म है कि वो जब, अब हम देखते हैं ना, देशघाती प्रकृति है, तो देशघाती बन के उदय में लता और दारू, अब जिसका दारू वाला हिस्सा ज्यादा उदय में आया तो क्या होगा? उसका अक्षर का अनंत में भाग जितना ज्ञान। और जिसको लता बन के, है उदय ना, में। उदय में आया लता जैसा अनुभाग, तो उसका क्षयोक्षम तेज होगा। आ रही बात समझ में? पर शैल अस्थि बन के नहीं आएंगे मति और, हम्म केवल ज्ञान आता है वैसा, शैल बन के आता है, इसलिए हमको प्रकट नहीं है। देखो, तथा मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो, कि जहां तत्व विचार हो सके सो विशुद्धि लब्धि है। विशुद्धि लब्धि मतलब परिणामों में ऐसी कषायों की मंदता। मोह का मंद उदय, मोह मतलब, अब इसमें मिथ्यात्व राग द्वेष सभी लगा लेना। मोह को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मोह को अधिकतर मिथ्यात्व में भी लेते हैं, कभी मोह को राग द्वेष में भी लेते हैं। तो यहाँ तीनों लगा लेना। मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो, कि जहाँ तत्व विचार हो सके सो विशुद्धि लब्धि है। कषाय मंद हो, परिणामों में विशुद्धता हो, तत्व विचार तभी तो होगा। तीव्र कषाय हो तो कैसे होगा? हम्म नहीं हो सकता। तथा जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो विचार हो सो देशना लब्धि। जहाँ नरकादि में उपदेश का निमित्त ना हो, वहां वह पूर्व संस्कार से होती है। इजी है ना, देशना लब्धि है। हम्म तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवे भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगा कर क्रमशः घटती जाए, और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध मिटता जाए, इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि है। अब देखो, जो जीव प्रायोग्य लब्धि में आता है उसका और ये एक्स्ट्रा काम होता है। हम्म ये प्रायोग्य लब्धि में जब तत्व विचार करता है ना, तो देखो क्या होता है। ये प्रायोग्य लब्धि में ही हो गया ये काम, और प्रायोग्य लब्धि में अभवी जीव तक चला जाता है। प्रायोगिक लब्धि में अभव्य जीव तक चला जाता है। ये करण ठीक है। लब्धि बन जाता हाँ, करण लब्धि में नहीं, करण में तो फिर काम हो जाता है, तो है। भव्य ये जीव ही जाता है। तो देखो यहाँ क्या है, कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। अब कर्म जो बंधे हुए थे, दर्शन मोहिनी कर्म कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। हम्म ठीक है। जब आप प्रायोगिक लब्धि में आए तो क्या हो गया उसका? उन कर्मों, वो जो कर्म के निषेध थे ना, हम्म वो कर्म के निषेक क्या हुआ उनका? कम कर्मों का अपकर्षण हो गया। वो कर्मों का अपकर्ष। अपकर्षण हो गया। वो और वो जो निषेक थे वो आके नीचे आ गए। उदय में नहीं आए अभी, हम्म उदय में नहीं आए, उदयावली में नहीं आए। पर क्या हुआ कि वो नीचे वाले जो निषेक थे वो उन निषेकों में आके मिल गए।
जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के थे वो घट के कितने हो गए, अंता कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम, एक हम्म कोड़ा कोड़ी सागर से कम और 1 करोड़ सागर से अधिक, ये नियम हम्म है। एक कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 1 करोड़ टाइम्स 1 करोड़, एक और- कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ टाइम्स करोड़। तो हम्म एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम कम। और 1 करोड़ सागर से अधिक, ये हम्म जो बीच वाले जो निषेक बचे हैं उनमें आके मिल गए। ये प्रायोग उपलब्धि में होता है। मतलब आपका जो संसार 70 कोड़ा कोड़ी सागर का था, अब अब वो एक घट कोड़ा, के अंता को 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम हो गया। ये भी बहुत बड़ा है। हाँ, कितना बड़ा काम है, ये 70 प्रायोग कोड़ा उपलब्धि में हो कोड़ी रहा है। से एक कोड़ा कोड़ी रह जाना, हम्म, 69 घट गए। हाँ, कितना, ये प्रायोग्य लब्धि में हो गया है। देखो, कर्मों की पूर्व सत्ता अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए और हम्म, नवीन बंध अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवे भाग मात्र हो, वह भी लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटते जाए और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध मिटता जाए। देखो और क्या क्या हो रहा है कि अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए और नवीन बंध, मतलब अब जो आगे के आगे जो कर्म बंधने बंद वाले। हो रहे हैं, हम्म, है ना। अब मैंने वो समझाने के लिए आपको उधर अपकर्षण बोला है, वास्तव में अपकर्षण नहीं होता है, वो स्थिति हम्म, बंधावतरण होता है। उसकी बात भी आएगी। अपकर्षण में तो वो जो अपकर्षण एक ऐसी है फिनोमिना, उसमें सारे परमाणु नहीं आते, थोड़े परमाणु आते हैं, क्योंकि उधर तो वो निषेक ही गायब हो गए, 70 कोड़ा कोड़ी से 1 कोड़ा कोड़ी तक निषेक ही गायब हो गए, वो हम्म भी वो हो गए। ठीक है, पर ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए बोला था, उसको ऐसे लिटरल मत लेना, वास्तव में वो कर्म परमाणु ऐसे मूव हो जाते हैं। समझने के लिए, अगेन समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, वो परमाणु तो वहीं के वहीं रहते हैं, उनकी स्थिति चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है और नवीन बंध अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवे भाग हो। अब जो नवीन बंध भी हो रहा है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का नहीं हो रहा है, कोड़ा वो कोड़ी का। वो अंता कोड़ा कोड़ी सागर के संख्यातवे भाग हो रहा है, हम्म बहुत कम रह गया। जो नवीन बंध रहा है। अभी पहले चर्चा क्या करी थी, जो सत्ता में पड़े हुए कर्म थे, जो अब ये सत्ता ना में पड़े हुए थे कर्म, वो घट के क्या हो गए, अंतर कोड़ा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, सभी 70 कोड़ा कोड़ी नहीं है, वर्स्ट केस बता रहे हैं। अगेन समझने के लिए, सब कर्मों की अलग अलग है, किसी 70, कोई 40, कोई 30, कोई 20, सबकी अलग अलग। पर वो जो, अगर हम वर्स्ट केस से जाए, 70 कोड़ा कोड़ी से घटकर अंत कोड़ा कोड़ी हो गए, और जो नए कर्म जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो अंता कोड़ा कोड़ी के संख्यातवे भाग में उतने ही स्थिति के बन रहे हैं। अब वो लंबे लंबे स्थिति वाले नहीं बन रहे हैं। हम्म, ठीक है, ये प्रयोग्य लब्धि में हुआ है। ये हाँ, ये अभी प्रायोगिक लब्धि चल रही है। हम्म, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटते जाएं हम्म, और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध मिटता जाए। अब बता रहे हैं कि जो प्रायोग लब्धि का जितना काल है ना, जितनी देर आप रहोगे, हम्म, मान लो 1 मिनट रहे, 2 मिनट रहे, 10 समय रहे, 20 समय रहे, तो वो भी कैसा है, वो भी जैसा अपन ने जो पहले मान लो समय में बांधा कोई कर्म, वो था कितना, अंता कोड़ा कोड़ी सागर के संख्यातवे भाग जितना, हम्म, अगले अगले काल में कितना बांधोगे, अगले समय में उससे कम स्थिति वाला, अगले उसमें कैसा बांधोगे, उससे कम स्थिति वाला, घटते जाएंगे। वो घटती जाएगी। ठीक है, वो घटती जाएगी, स्थिति घटती जाएगी। और यहाँ लिखा है पाप प्रकृतियों का बंध बंद हो। मिटता जाए, पाप प्रकृतियां नहीं बनती हैं,
हम्म, पुण्य प्रकृतियां बनती हैं, और पुण्य प्रकृतियों का भी कैसा अनुभाग बहुत बहुत बड़ा बनता है। हम्म, देखो, स्थिति कम होती है लेकिन अनुभाग बहुत ज्यादा होता है। हम्म, समझ में आई? स्थिति कम मतलब वो कर्म फलदान जल्दी हम्म, देगा, लेकिन जब वो अनुभाग मतलब जब वो फलदान देगा तो बहुत सारा देगा। हम्म, स्थिति कम, अनुभाग ज्यादा। हाँ, अरे ये बात समझ में है ना? देखो, 5 कारण बताएं कर्म बंधन के: मिथ्यात, हम्म, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। हम्म, हम्म, है ना? तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, योग। इससे एक प्रकार का बंध होता है और योग से एक प्रकार का बंध होता है। पता है किसी को योग से क्या होता है? हम्म, स्थिति और अनुभाग। और मिथ्यात, अविरति, प्रमाद और कषाय, हम्म, सॉरी, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय से स्थिति और अनुभाग, और योग से हम्म, प्रकृति और प्रदेश। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इससे स्थिति और अनुभाग बंद होता है। तो जैसे अरेहंतों को क्या होता है? अरेहंतों को योग होता है, पर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय नहीं होता है। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय नहीं होता है तो उनका स्थिति और अनुभाग हो जाता है 0, क्योंकि उनको मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय है नहीं। तो हम्म, स्थिति और अनुभाग बंद होता है 0। हम्म, प्रकृति और प्रदेश बंद होता है योग से। पर जब स्थिति और अनुभाग 0 है तो बंद ही नहीं है, क्योंकि स्थिति तो बनी रही रही है, कुछ सब 0 है। हम्म, बात आ मजा रही है। है समझ में? गिरियापत आश्रम होता है ना। हम्म, तो यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं मैं कि यहाँ कषाय मंद हुई है। तो कषाय मंद हुई है, वास्तव में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय को सब कषाय में ही ले लो, वो एक ही बात है, सब कषाय में आ गई। हम्म, कषाय में ले लो। तो वो जो कषाय है, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। जब कषाय मंद हुई है, तो जब तो मंद कषाय होती है तो उसमें क्या होगा? वो जो होगा स्थिति और अनुभाग है ना, वो कैसे पढ़ेंगे? जो जैसे वो स्थिति कम पड़ेगी, पुण्य अनुभाग प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा पड़ेगा और पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम बनेगा। कम। ऐसी ऐसी सिचुएशन बनती है। ठीक है, अब हम्म, देखो, जो लोग पुण्य के पीछे भागते हैं ना, पुण्य के पीछे भागते हैं, हमको तो ये पुण्य चाहिए, पुण्य हम्म, हम ये कर लें, हम दान दे दें, हम पूजा कर लें, हम ये कर लें, वो पुण्य के पीछे भागते हैं। ये जो पुण्य यहाँ पे बनता है ना, ये तो प्रायोग्य लब्धि में। इस प्रायोग्य लब्धि का पुण्य देखो आप, ऑलरेडी आपका क्या हुआ? स्थिति कम हो गई। स्थिति कम हो गई, अनुभाग पुण्य प्रकृतियों का बहुत होता है। तो वास्तव में जिसको पुण्य करना, तो वो तो ये तत्व विचार से पुण्य होता है, ये हाई क्वालिटी का पुण्य बनता है। और लोग दूसरे पूछते हैं सवाल, साहब हम पुण्य कैसे बांधे हैं, पुण्य के लिए क्या कर ले हैं, हमें ये शांति धारा करेंगे तो हमें किस किस क्वालिटी का पुण्य बनेगा? हम यहाँ 5,000 लिखा दे, हमारे नाम से शांति धारा करवा दे तो पुण्य हो जाएगा, कितना पुण्य बनेगा? हम्म। ठगे जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है ना? दूसरे धर्मों जैसा काम हो गया है। उन्होंने कहा अपना नाम लिखा दो, तुम्हारे नाम से करा देंगे, तुम तो पैसे जमा कराओ। है ना? सब मिथ्यात्व है, घोर, छोटा मोटा भी नहीं है, घोर। अपने आप को तो ठग ही रहे हैं और जैन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा है। तो ये जो पुण्य की बात है, यहाँ जो कर्मों की बात है, ये इसकी क्वालिटी अलग है, क्योंकि ये सब आत्माश्रित परिणाम है, कषाय मंद है वास्तव में। तो इन यहाँ पे तो प्रायोगिक लब्धि में है, ये अभी तो पहुंचा नहीं है करण लब्धि में, और आगे तो बात ही नहीं गई है ये।
अभी आएगी बात, करण लब्धि की आएगी पूरी विस्तार से। है वेरी गुड। ना, मार्क कर लो। हाँ अभी तो यस करण लब्धि समझना, करण लब्धि में भी समय लगेगा। ना 3 करण है उसमें, आधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, वो भी समझना है। अगले कंपैरिजन वाली रहेगी वो तो, है। कंपैरिजन वाली रहेगी वो, हाँ कॉम्प्लिकेटेड आएगी। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड। एज इन, या। हाँ, आएगा समझ में, ऐसा कुछ भी हम्म। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिनवाणी की जो समझ में ना आए। और ये बात अगर समझ में ना भी आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कर्म कर्म का काम करते हैं। यहाँ कोई, जब मुनिराज ध्यान लगाते हैं तो ये थोड़ी देखते हैं कि साहब मेरे को अभी कौन से कर्म का उदय आ रहा है, मैंने किन कर्मों की निर्जरा कर दी, मैंने किन कर्मों का क्षय कर दिया, किसका क्षयोपशम कर दिया, किसका उपशम कर दिया, क्या कर। ये थोड़ी कोई, वो तो आत्माश्रित परिणाम है, आत्मा में लगते हैं परिणाम, कर्म कर्म का काम करते हैं। ठीक है, पर इस बात से पता लगता है कि पंडित जी का जो स्वाध्याय था ना, अभी देखो आगे लब्धि सार ग्रंथ का है। लब्धि सार जो ग्रंथ है, वो लब्धि सार ग्रंथ में सिर्फ 5 लब्धियों की ही चर्चा है। जो लब्धि सार ग्रंथ है ना, वो पूरा ग्रंथ ही इन 5 लब्धियों पे है। क्षेपशम विशुद्धि देशना प्रायोगिकरण, हम्म। इस पे पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है। हाँ मेरा आप, जिनवाणी है भाई, अथाह है ना, अथाह है। चलो, नो डाउट अबाउट इट। चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके उसके लिए जिन वाणी माको वंदना वंदना शत शत बार बार है, है, वंदना वंदना शत शत बार है, बार है, वंदना वंदना शत शत बार है। बार ये लो। है। 9 बार नमो मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जी। जय जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय गुरु। जय